और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर का शुरुआत करते हैं। राजनीति की शुरुआत देश में हुई नीट के री एग्जाम खबर के साथ। बड़ी खबर है कि नीट यूजी का री एग्जाम खत्म हुआ है। 22 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए हैं। 5500 परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम हुआ है। पेपर के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे ग्राउंड का रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। प्रमोद, बताइए, परीक्षा खत्म हो गई है, क्या अपडेट है? सब ठीक ठाक रहा इस बार? देखिए, बिल्कुल 22 लाख से ज़्यादा छात्र थे जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया, री एग्ज़ाम था, और इसके लिए पुलिस ने और सरकार ने खासी तैयारी कर रखी थी। और अभी से थोड़ी देर पहले जब 5:15 बजे नीट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, 5:30 बजे के बाद जो है इसी जो स्कूल से यहाँ पर जो सेंटर था, री एग्ज़ाम सेंटर, यहाँ से छात्र निकले हैं। और उनसे जब हमने बात की तो कुछ खुश भी हैं इंतज़ामों को लेकर, और जो पेपर आया उसे थोड़ा सा टफ भी बता रहे हैं। हमारे साथ ऐसे ही एक स्टूडेंट है जो देखिए कैसा एग्ज़ाम हुआ और क्या पहले जो एग्ज़ाम दिया था और अब जो एग्ज़ाम हुआ आज, उसमें कितना फ़र्क था अरेंजमेंट्स को लेकर, और क्या पहले टफ था या इस बार टफ आया है? पेपर इस बार टफ था और अरेंजमेंट्स इस बार डेफिनेटली बेटर थी। पेपर इस बार ज़्यादा टफ था। बायो सेम लेवल की थी। फिजिक्स जो है वो डिफ़िकल्ट थी, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, एंड केमिस्ट्री भी पिछली बार से तो डिफ़िकल्ट थी, बट ठीक है, मॉडरेट, डुएबल। हाँ जी। इस बार जैसे पिछली बार कैंसिल हुआ था, इस बार ये डर सता रहा था कि कहीं इस बार दोबारा से कुछ ये ना आ जाए। आप ये मेरे से अंदर जाने से पहले पूछते तो हाँ मैं बोलती कि हाँ हो सकता है लीक हुआ, बट आफ्टर लुकिंग एट दिस पेपर आई एम प्रिटी श्योर ये लीक नहीं हुआ था। मतलब लीक नहीं हुआ होगा, ऐसा होपफुल लेकर चल रही हूँ मैं। चलिए प्रमोद, आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मगर लगभग 23 लाख लोगों ने, छात्रों ने परीक्षा दी है। क्या कहा छात्रों ने, सुनिए जरा। ठीक पेपर था, बायो इजी आई थी, अच्छा ही है। अगर हम आपके कॉन्फिडेंस लेवल की बात करें तो किस तरह का रहा? आपने देखा जब आप आए होंगे तो सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा रही होगी यहाँ पर, आप तुलनात्मक तो ज़्यादा रही होगी कंपैरेटिवली, क्या कहना चाहेंगे? ये वैसे नॉर्मली पेपर आया था जैसा यूजुअली आता है, एंड एज सच डिफरेंस नहीं था। कैसे देख रहे हैं फ्यूचर को? मतलब अगर हम आप ये रहा फ्यूचर। अच्छा है, ऐसा लेवल ही आना चाहिए। काफ़ी अच्छा पेपर था। आज जब आए होंगे तो सिक्योरिटी ज़्यादा दिखाई? हाँ, काफ़ी सिक्योरिटी थी, लास्ट टाइम से तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी। रिजल्ट में इजी आई थी, बाकी तो और लेवल सही था, टाइम के हिसाब से भी ठीक था। मतलब ऐसा नहीं था टाइम कम पड़ गया, ठीक आया था पेपर। लाइक एकदम कॉन्सेप्चुअल था कि अगर आता होगा तो कर लोगे आप, मतलब ऐसे मतलब वो नहीं कर सकते हो कि हाँ तुक्का मार लें, कुछ कर लें। डायरेक्ट थे, फॉर्मूला बेस्ड और कॉन्सेप्ट बेस्ड। नॉर्मल था, टफ तो नहीं था इतना, नॉर्मल था। और सुरक्षा व्यवस्था कैसी लगी पिछली बार से? अब मतलब इस बार अच्छी थी। इस बार जैसे पिछली बार तो फिर भी काफ़ी जल्दी निकाल दिया था, इस बार प्रॉपर हर चीज़ की चेकिंग हुई थी। ये बायो का ठीक था, ठीक है। हाँ, वो तो पेपर लीक मामले के बाद आज एक बार फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने दोबारा पेपर कंडक्ट करवाया। लेकिन इस बार नीट एग्जाम में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। गलती से सबक लेते हुए सरकार भी सतर्क थी। री एग्जाम के लिए जहां सेना और एयरफोर्स की मदद ली गई, वहीं देश भर के परीक्षा केंद्रों पर भी मल्टी लेयर सिक्योरिटी देखने को मिली। और इस पूरी व्यवस्था के साथ नीट की अग्नि परीक्षा खत्म हुई। हाई सिक्योरिटी, सघन तलाशी, सुपर तैयारी। पेपर लीक कांड के बाद आज अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था के बीच नीट का री एग्जाम कराया गया। 551 शहरों के करीब 5400 सेंटर पर 22 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने नीट की परीक्षा दी। और इस एग्जाम के लिए सेना और एयरफोर्स के साथ साथ 2 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों और करीब 1,38,000 से ज्यादा कैमरों की निगरानी की गई। यूपी के शहरों में नीट एग्जाम को पेपर लीक माफिया से दूर रखने के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई थी। 11 बजते ही परीक्षा केंद्र में एंट्री शुरू हुई और सभी जरूरी दस्तावेजों के अनाउंसमेंट के साथ साथ परीक्षार्थियों को 4 स्तर की चेकिंग से गुजरना पड़ा। किस तरीके से चेकिंग करके जो स्टूडेंट्स हैं तमाम उनको अंदर यहाँ पर भेजा जा रहा है। सभी के पास उनका एडमिट कार्ड, इसी के साथ आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो, तमाम फ़ोटोज़ जो हैं वो लेकर यहाँ पर जाएंगे और 4 चरण में यहाँ पर पूरी सुरक्षा होगी।
वाराणसी के 47 परीक्षा केंद्रों पर भी नीट एग्जाम को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर विशेष इंतजाम के साथ परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी और इंटेलिजेंस की भी कड़ी निगरानी थी। तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर लोगों को बता रहे हैं और लोगों के हाथ में देखिए जो परीक्षार्थी हैं उनके हाथ में आधार कार्ड और एडमिट कार्ड के साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो है और सुरक्षा के लिहाज से बताया गया है कि ड्रेस कोड में भी बदलाव किया गया है, यानी हल्के रंग के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है और धार्मिक रूप से जो पहचान रखने वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पर कुछ शर्तों के साथ ही भीतर जाने की अनुमति है। दिल्ली के सेंटर्स पर सुरक्षा के साथ साथ तेज गर्मी से बच्चों को बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए थे। सेंटर्स पर कूलिंग सेंटर बनाए गए थे और साथ ही ORS और आइस टी के पाउच भी बच्चों के लिए रखे गए थे। नीट री एग्जामिनेशन को लेकर के तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें खास तौर पे बात किया जाए तो सुरक्षा इंतजाम काफ़ी ज़्यादा चाक चौबंद किया गया है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ साथ में दिल्ली पुलिस के जवानों को भी तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं। आप देखें तो बाकायदे चेकिंग करने के बाद ही लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। अब कूलिंग जोन यहाँ पर बनाया गया है, उसमें खास तौर पे बात किया जाए तो पानी पीने की व्यवस्था के साथ साथ में इन तमाम व्यवस्थाओं को यहाँ पर दिया गया, जिसमें वाटर कूलर चाहे उसके साथ सिकंजी का यहाँ पर पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। भारी सुरक्षा के बीच आज देश भर में नीट की दोबारा परीक्षा आयोजित हुई, लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी रहे जिन्हें लेट पहुंचने पर एंट्री नहीं दी गई। 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। दिल्ली, बेंगलुरु और पटना में देरी की वजह से छात्रों को एंट्री नहीं मिली। दिल्ली में 2 छात्रों को परीक्षा हॉल में जाने से रोक दिया गया। वहीं भोपाल में हिजाब को लेकर विवाद हुआ। दरअसल राजधानी भोपाल के नीट परीक्षा केंद्र पर उस वक्त विवाद की स्थिति बन गई जब परीक्षा केंद्र के अंदर सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान एक युवती ने हिजाब हटाने से मना कर दिया और ठीक 1:30 बजते ही सेंटर के दरवाजे बंद कर दिए गए। लेकिन विवाद बढ़ता देख पुलिस के बीच बचाव से मामला शांत हुआ और युवती को परीक्षा केंद्र में जाने दिया गया। कोई महिला लड़की थी, बच्ची थी, तो वो कह रही थी कि मैं अपना दुपट्टा लेके जाऊंगा। तलाशी हो गई, चली गई। अच्छा, हिजाब को लेके था? नहीं, हिजाब को लेके भी बात कर रही थी कि मैं इसको लेके जाऊंगी, उसको नहीं चेक करना दे रही थी। वो था खोल के चेक खोलने का। फिर हो गया है? हो गया, क्लियर लिया। अब यहाँ सभी अब एंट्री पूरी हो गई? पूरी एंट्री पूरी हो गई है। अंदर कोई लड़के भी नहीं बचे हैं, ना कोई लाइन लगी हुई है। क्लियर हो गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक स्पेशल कैदी अभ्यर्थी ने भी नीट की परीक्षा दी। विचाराधीन कैदी कुणाल तरनुकर को बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्पेशल पुलिस निगरानी में एग्जाम सेंटर ले जाया गया। देश भर में आज नीट की दोबारा परीक्षा आयोजित हो रही है, लेकिन एक केंद्र ऐसा है जहां एक आरोपी भी परीक्षा देने के लिए पहुंच रहा है और ये तस्वीरों पे देखेंगे तो ये वही आरोपी है जो जेल में बंद था और बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा दिलाने की इस आरोपी को अनुमति मिली। लेकिन नीट एग्जाम में पहली बार पेपर लीक को लेकर विपक्ष का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ है। री एग्जाम के दिन भोपाल में NSUI कार्यकर्ताओं ने हनुमान मंदिर में हवन पूजन किया। NSUI कार्यकर्ताओं का कहना था कि उन्हें सिस्टम पर भरोसा नहीं है और अब परीक्षा भगवान भरोसे ही कामयाब होगी। लेकिन तमाम विवादों और तैयारियों के साथ आज नीट की अग्नि परीक्षा कामयाब हुई है और लाखों बच्चों ने परीक्षा देकर राहत की सांस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रंग में रंगा नजर आया, लेकिन इसी योग के मंच से आज 2 अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक तरफ यूपी में मुस्लिम महिलाओं ने बढ़ चढ़कर योग किया, मदरसों में मौलानाओं और बच्चों ने योग दिवस मनाया। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में योग के नाम पर मौलाना वर्सेस संत की जंग छिड़ गई। योग दिवस पर भी दिल्ली में नामचीन मौलाना सूर्य नमस्कार और वंदे मातरम को लेकर अपनी कट्टरता छिपा नहीं पाए। जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। देश विदेश में 12वां योग दिवस पूरे उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। लेकिन दिल्ली में योग दिवस के मौके पर योगा करते हुए भी मौलाना साजिद रशीदी का कट्टर चेहरा सामने आ ही गया। तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं, जहां योग दिवस के मौके पर जी न्यूज की टीम एक्सक्लूसिव कवरेज कर रही थी। मंच पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी मौजूद थे। साथ में थे आचार्य शैलेश। शुरुआत बेहद हल्के फुल्के पलों से हुई। मौलाना रशीदी ने योग को फायदे की बात कही।
धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर आयुष मलिक को लेकर चर्चा हुई, लेकिन जैसे ही बात सूर्य नमस्कार और वंदे मातरम पर पहुंची, योग का ये शांत माहौल अचानक गर्मा गया। योगा हमें करने नहीं दिया जा रहा है। देखो ना, कुर्सी पे बैठे हुए हैं। बताया गया था कि वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा, सूर्य नमस्कार नहीं होगा, भारत माता की जय नहीं कही जाएगी, सब कुछ तो हो रहा है। अगर आपको गंगा जमनी तहजीब कायम रखना है तो सबकी आस्था का सम्मान करना बहुत जरूरी है। यानी मौलाना साहब को योग दिवस पर योग से ऐतराज नहीं है, लेकिन योग में सबसे अहम माने जाने वाले सूर्य नमस्कार से दिक्कत है। देश में रहते हुए वंदे मातरम से नफरत है। एक तरफ दिल्ली में सूर्य नमस्कार और वंदे मातरम के नाम पर बहस हो रही थी। मौलाना राशिदी अपने पाठ सुना रहे थे, लेकिन मौलाना की कट्टरपंथी सोच को देश के मुसलमानों ने ही आईना दिखा दिया। देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम महिलाओं और बच्चों ने पूरे उत्साह से योग दिवस मनाया। दिल्ली से कुछ ही दूरी पर उत्तर प्रदेश के संभल से आई तस्वीरों ने इस विवाद को करारा जवाब दे दिया। संभल में योग दिवस के कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाओं ने न सिर्फ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि पूरे उत्साह के साथ हर आसन को पूरा किया। योगा कोई भी कर सकता है, ये तो सभी धर्म जाति के लिए है, क्योंकि अपना स्वास्थ्य हमें खुद बनाना है। योग सेहत के लिए तो बहुत अच्छी है, बहुत एनर्जी देता है। लेकिन देते हैं फिर इसका विरोध होता है आपके इसमें यहाँ पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो करते हैं एक्सरसाइज। हाँ, सुबह में रोजाना। वाराणसी के मदरसों में भी योग दिवस मनाया गया। मुस्लिम बच्चों के साथ मौलानाओं ने भी योग किया और नमाज को योग का हिस्सा बताया। मेरा अपना व्यक्तिगत मत यह है कि योग हिंदुओं की परंपरा नहीं है, यह हिंदुस्तानियों की परंपरा है। तो इसमें वैदिक काल से ही ये योग का कार्यक्रम चल रहा है। तो जो भी भारत भूमि पर निवास करता है वो इस योग को करता है। सरकार का भी आदेश था, तो सारे विभाग ने, सारे लोगों ने यहाँ पे हर्षोल्लास के साथ जो है बच्चों ने बड़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं सहारनपुर के मदरसों में पढ़ने वाले तलबों ने भी अपने उस्तादों के साथ योग किया और योग करो निरोग रहो का संदेश दिया। योगा के स्टेप भी हम रोजाना कराते हैं बच्चों को। आपने देखा होगा हमारे बच्चे किस तरह कर रहे थे, तो पहले से करते हुए हैं, करते आते हैं जब से ये शुरू हुआ है। बच्चों को आज हमने योग प्राणायाम कराया है और कपालभाति और ये हंसने वाला भी कराया है। बच्चों को इससे एनर्जी मिलती है, बच्चों में चुस्ती फुर्ती आती है। यही नहीं, सहारनपुर के योग दिवस कार्यक्रम में भी कई मुस्लिम छात्रा और महिलाएं योग करती नजर आईं। भोपाल में भी मुस्लिम महिलाओं ने बुर्के और हिजाब में योग करके कट्टरपंथियों को सख्त संदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ईदगाह हिल्स में मुस्लिम महिलाओं ने योग कार्यक्रम का न सिर्फ आयोजन किया, बल्कि योग आसनों के साथ स्वास्थ्य, जागरूकता और सामाजिक समरसता का संदेश भी दिया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भी मुस्लिम योगा टीचर के साथ बच्चियों ने योग दिवस पर खुद को स्वस्थ और निरोगी रखने का प्रण लिया। यानी ममता राज में जिस योग को लेकर कट्टरपंथी जहर उगलते थे, आज उसी बंगाल में तस्वीर बदली हुई है। मैसेज यही देना चाहते हैं कि सब इसमें शामिल हो जाए, अच्छे से करें, शरीर अच्छा रहेगा। यानी कुल मिलाकर योग दिवस पर आज दो अलग अलग सोच और दो अलग अलग तस्वीरें देश के सामने आई। एक तरफ जहां कुछ लोग इसे विवादों के चश्मे से देख रहे हैं, तो वहीं आम जनता इसे सेहत और एकता का माध्यम मानकर अपना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, मगर योगी फोर्स ने अपराधियों को लंगड़ा आसन करवाया। ग्रेटर नोएडा से लेकर सहारनपुर और आगरा से लेकर बरेली तक हत्या, लूट और चोरी के आरोपी पुलिस की गोली खाकर लंगड़ाते हुए नजर आए और अपनी गलती की माफी भी मांगते देखिए यूपी में योगी फोर्स ने कैसे कराया अपराधियों को लंगड़ासन। योगा पर हेल्दी एजिंग, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं अपने आराधना को, करते रहें जब तक थक ना जाए। ये यूपी पुलिस का अपराधियों के लिए खास आसन है। जब योगी फोर्स की बुलेट चलती है तो अपराधी ऐसे ही पोज में दिखते हैं। एक टांग टेढ़ी, सीधा हाथ पुलिस वालों के कंधे पर और जुबान माफी मांगती नजर आती है। और कुछ ऐसा ही नजारा एक बार फिर योग दिवस से ठीक पहले भी दिखा। सबसे पहले ग्रेटर नोएडा से आई लंगड़ा आसन की तस्वीरें देखिए। यहाँ बादलपुर पुलिस ने 2 दिन पहले एक ट्रांसपोर्टर की हत्या के 2 आरोपियों का एनकाउंटर किया, तो दोनों अपने पैर पर खड़े होने लायक नहीं रहे, क्योंकि योगी फोर्स ने इनके पैरों में पीतल ठोक दिया था।
आरोपियों में एक विवेक नागर उर्फ विक्की है तो दूसरा विशाल कश्यप। दोनों के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। योगा फॉर हेल्दी एजिंग। सहारनपुर से दिलचस्प तस्वीरें आई हैं। सुबह पुलिस लाइन में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों पुलिस वालों ने योग और आसन किया, मगर रात को सहारनपुर पुलिस अपराधियों को लंगड़ा आसन करवा रही थी। देवबंद थाना इलाके में देर रात पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे एक हिस्ट्री शीटर गोकश को जवाबी कार्रवाई में गोली लगी, जबकि दूसरा साथी फरार हो गया, मगर गोली लगने के बाद से ये भी लंगड़ा आसन करने को मजबूर हो गया। आगरा में भी 2 शातिर अपराधी पुलिस की गोली लगने के बाद लंगड़ा आसन करने को मजबूर हो गए। ये दोनों अपराधी 2 दिन पहले एक ठेकेदार पर फायरिंग कर लूट की कोशिश के आरोपी थे। पुलिस ने इनके एनकाउंटर के बाद दहशत फैलाने के लिए इस्तेमाल हथियार भी जब्त कर दिया। वहीं बरेली में तस्वीर थोड़ी और दिलचस्प थी। पुलिस ने जब 4 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया तो सभी लंगड़ाते हुए कान पकड़ के माफी मांगने लगे, आगे से अपराध नहीं करने की तौबा करने लगे। इन अपराधियों पर महिलाओं के कुंडल लूटने के आरोप थे, जो एनकाउंटर के बाद पुलिस ने बरामद कर लिए। ये तस्वीर बताती है कि दिन कोई भी हो, योगी फोर्स अपना मकसद नहीं भूलती और जो अपराधी सूबे की कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए खतरा होते हैं, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने में देर नहीं करती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लंगड़ा आसन के बाद अब आपको दिखाते हैं बुलडोजर योग। जी हाँ, संभल से लेकर बिजनौर तक अवैध मजार और कब्र पर बाबा का बुलडोजर चल गया। हालांकि संभल में तो बुलडोजर एक्शन पर कोई हंगामा नहीं हुआ, मगर बिजनौर में मजार की दीवार गिराने पर बवाल मचा। यूपी में अवैध पर बुलडोजर एक्शन। कब्जा गैंग की कब्र खुद गई। ये 2 तस्वीरें यूपी के 2 जिलों से आई हैं। संभल में जहां अवैध कब्र और मजार पर बुलडोजर चला दिया गया, वहीं बिजनौर में मजार की अवैध दीवार ध्वस्त कर दी गई, जिसके बाद जबरदस्त हंगामा हुआ। आपको बिजनौर में मचे बवाल की वजह बताएंगे, मगर उससे पहले संभल की तस्वीरें देखिए, जहां रजपुरा थाने इलाके के इकोना गांव में प्रशासन ने बड़ी बुलडोजर कार्रवाई की। इस दौरान एक अवैध मजार और 6 कब्र को जमींदोज कर दिया गया। यहां ग्राम सभा की करीब 6.5 बीघा बेशकीमती सरकारी जमीन पर भू माफिया और अवैध कब्जाधारियों की नजर थी। इस सरकारी जमीन पर बाकायदा एक अवैध मजार और 6 कब्रें खड़ी कर दी गई थी, ताकि मजहबी आड़ लेकर जमीन को हड़पा जा सके। लेकिन योगी सरकार के कड़े निर्देशों के बाद प्रशासन की टीम भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और देखते ही देखते बुलडोजर ने सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से पूरी तरह मुक्त करा लिया। बुलडोजर कार्रवाई की एक और तस्वीर बिजनौर से आई, जहां धामपुर इलाके में बनी पीर बाबा की मजार पर बुलडोजर पहुंचा और रास्ते पर बनी दीवार को गिरा दिया गया। दरअसल इस मजार को लेकर कई साल से विवाद चल रहा था, जिसकी जांच के बाद बीती रात राजस्व विभाग के साथ पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और अवैध दीवार को ध्वस्त कर दिया। मगर इस कार्रवाई पर मुस्लिम समाज भड़क उठा और पुलिस टीम के साथ बहस करने लगा। बवाल बढ़ा तो नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद तक बात पहुंची और उनकी पार्टी के नुमाइंदे मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद माहौल गर्म हो गया। मुझे लगता है कि मैं बड़ा तेज बोल दूंगा, चीजें बदल जाएंगी। ये चीज नहीं, गलत फहमी नहीं। विवेक, मैं रिक्वेस्ट बिल्कुल न करो, तुम जो इस्तेमाल कर लो, गलत फहमी पैदा न हो। एक बार के अलावा दोबारा नहीं सुनूंगा। रात की बहसबाजी के बाद आलम ये हो गया कि असपा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस अफसरों और तहसील अधिकारियों को अपने आवाज पर तलब कर खूब खरी खोटी सुनाई। फिर रात मेरे कहने के बाद क्यों चलाया आपने सब चीजों की? फिर अब आपके क्षमा करो, आपके जिलाधिकारी ने मुझे कहा था मैं कह रही, आपके एसडीएम ने मुझसे कहा सर मैं कह रही हूँ, तो आपको क्या जल्दी थी? मैं यहाँ सांसद हूँ, तो मेरी बात की कोई अहमियत नहीं आपके सामने। हालांकि इस दौरान पुलिस अधिकारी और प्रशासन की टीम नियम की दुहाई देते रहे, मगर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उनकी एक नहीं सुनी और अपने समर्थकों के सामने ही जमकर डांटा। वो सीओ कहाँ है आपके?
सीओ कहाँ है भाई? बुलाओ उनको। उनके बुलाए बात कैसे हो जाएगी जब मैंने उनसे कहा 2 बार फोन काट दिया? इतना बड़ा अधिकारी हो गया वो? चूंकि मामला 2 समुदाय के बीच का है, लिहाजा मजार के पास पुलिस और पीएससी तैनात कर दी गई है। साथ ही प्रशासन ने साफ कर दिया है कि पूरी जांच के बाद गड़बड़ी पाई गई तो आगे की कार्रवाई होगी। उनको समय दिया है कि आपके जो भी कागज हैं आप दिखा दीजिए। उनका कहना है कि इस डाटा संख्या में और भी नंबर हैं या फिर हमें भूमि मिली है तो हम उसकी जांच करेंगे। जो वो कागज देंगे उसके लिए उन्हें समय दिया गया है और हम जो भी करेंगे नियमानुसार करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी का क्लियर मैसेज है कि सूबे में सिर्फ और सिर्फ कानून का राज चलेगा। सरकारी जमीन पर किया गया हर कब्जा ध्वस्त किया जाएगा। माफिया के नाम पर कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। योगी ने जो कहा है उसका असर भी नजर आ रहा है। ये बुलडोजर कार्रवाई साफ बताती है कि यूपी में मजहब का नाम लेकर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का दौर अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और गबन के आरोपों पर एसआईटी की जांच में ऐसे सनसनीखेज खुलासे हुए हैं जिसने सबको सन्न कर दिया है। जी हां, 6 दिनों की ताबड़तोड़ तफ्तीश, 5000 से ज्यादा तीखे सवाल, 2000 घंटे की सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद एसआईटी ने इस पूरे मामले में खेल का पैटर्न जो है उसको अनलॉक कर दिया है। अयोध्या में हड़कंप मचा है क्योंकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों और संदिग्ध कर्मचारियों की जिला छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। एसआईटी के नए खुलासे क्या हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी विवाद में नया खुलासा हुआ है। एसआईटी की जांच में चंदा चोरी का एक तय पैटर्न सामने आया है। चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारियों की शिफ्ट को लेकर बड़ा सवाल है। एसआईटी की जांच में चंदा चोरी का एक तय पैटर्न सामने आया है। नियमों के मुताबिक हर कुछ दिनों में चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारियों की शिफ्ट बदल दी जाती थी, लेकिन एक खास शिफ्ट ऐसी थी जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं हुआ। अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा हमेशा एक ही शिफ्ट में काम करते रहे और टिन्नू यादव भी इसी शिफ्ट में उनके साथ मौजूद रहता था। एसआईटी को शक है कि इसी शिफ्ट के दौरान दान पेटी से चंदा उड़ाया जाता था। एसआईटी की जांच प्रारंभिक पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि इस दौरान एसआईटी ने अलग अलग 113 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। 25 से 30 लोग संदिग्ध बताए जा रहे हैं। इसके अलावा एसआईटी ने अलग अलग शिफ्ट में काम करने वाले तमाम जो यहाँ पर ट्रस्ट से जुड़े हुए कर्मचारी थे उनसे भी पूछताछ की है। इसके साथ ही साथ तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों को बिना अनुमति जिले से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। जो संदिग्ध कर्मचारी थे और उनके भी जो है जिला छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। खेल सिर्फ शिफ्ट का नहीं था। चढ़ावा गिनने वाले मामूली कर्मचारियों के पास अचानक महंगी गाड़ियां और महंगे स्मार्टफोन कहां से आए? एसआईटी ने इनके फाइनेंशियल सोर्सेज की जांच पूरी कर ली है। इतना ही नहीं, एसआईटी को शिकायत मिली थी कि कई श्रद्धालुओं से दान तो लिया गया लेकिन उन्हें रसीद नहीं दी गई। इसके बाद दान काउंटर की सभी रसीदों का रिकॉर्ड एसआईटी ने अपने कब्जे में ले लिया है। एसआईटी ने अयोध्या में राम मंदिर गबन मामले को लेकर दान काउंटर्स पर जो रसीदें कटती थी उसको भी अपने रिकॉर्ड में शामिल कर लिया है। क्योंकि कई जगहों पर ये शिकायत आई कि दान करने के बाद जो रसीदें थीं वो टिन्नू यादव ने लोगों को नहीं दी। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी ने जो दान काउंटर्स पर जो रसीदें कटती थी ऑनलाइन और इसके साथ साथ जो नंबर दिए जाते थे उनको भी तलब किया है। एसआईटी की 6 दिनों की ताबड़तोड़ जांच पूरी हो चुकी है और जांच में जो खुलासे हुए हैं, इस दौरान एसआईटी ने 2000 घंटे के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, 113 लोगों से पूछताछ की। इस दौरान उनसे 5000 से ज्यादा सवाल किए गए। इस पूरे मामले में सिर्फ छोटे कर्मचारी ही नहीं बल्कि रडार पर कई बड़े नाम भी हैं। मंदिर के रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर की भूमिका इस वक्त शक के घेरे में है। सीसीटीवी कैमरे कब बंद किए गए, क्यों बंद किए गए और किसके कहने पर बंद किए गए, इसकी जांच अब पूरी हो चुकी है। इसके अलावा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों और संदिग्ध कर्मियों पर शिकंजा कस दिया गया है। बिना इजाजत के किसी को भी जिला छोड़ने की अनुमति नहीं है। एसआईटी ने अपनी जांच का दायरा सिर्फ दान पेटी तक सीमित नहीं रखा है। दान के पैसों के दुरुपयोग
और अनावश्यक खर्चों का पता लगाने के लिए प्राण प्रतिष्ठा से पहले और 2021 तक के पुराने जमीन खरीद के रिकॉर्ड खंगाले गए हैं। ट्रस्ट ने पिछले कुछ सालों में करीब 44 एकड़ जमीन खरीदी है, जिनमें से कई प्लॉट्स के लिए जरूरत से ज्यादा पैसे दिए गए। एसआईटी ने इसके पीछे की वजह जानने के लिए जमीन के पुराने मालिकों और ट्रांजैक्शन करने वाले बैंक अधिकारियों को रिकॉर्ड समेत तलब कर पूछताछ की है। एसआईटी ने जमीन से जुड़े हुए मामलों के कागजात भी तलब किए हैं। 2000 घंटे से ज्यादा के सीसीटीवी फुटेज भी रिकॉर्ड में अब एसआईटी के पास हैं। ऐसे में चोरी के पैटर्न तक एसआईटी पहुंच चुकी है और माना जा रहा है कि अब इसी निष्कर्ष पर राम मंदिर गबन मामले में जो आरोपी है उस तक एसआईटी का पंजा पहुंच जाएगा और जल्द ही वो गिरफ्त में आ जाएगा। 25 से 30 लोग इस वक्त सीधे एसआईटी के रडार पर हैं, जिनमें बैंक कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी और ट्रस्ट से जुड़े लोग शामिल हैं। एसआईटी ने इन 6 दिनों की जांच के निष्कर्ष तय कर लिए हैं और जल्द ही ये रिपोर्ट आला अधिकारियों को सौंपी जाएगी। मतलब साफ है, राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले ये चेहरे अब ज्यादा दिन छिप नहीं पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए अब आपको पाकिस्तान का जहरीला प्रोपेगेंडा दिखाते। दरअसल भारत में अवैध मस्जिदों पर हो रही कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के पेट में दर्द उठ गया है और उन्होंने भारत को धमकी तक दे डाली। लेकिन जब पाकिस्तान को भारत ने आईना दिखाया तो अब खुद जरदारी की आवाम पानी पी पी कर अपने हुक्मरानों को कोस रही। भारत की मस्जिद पर पाकिस्तान रोया, जिन्ना लैंड के आवाम ने जरदारी को धोया। पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं मुसलमान, हिंदुस्तान की फिक्र में जले हुक्मरान। पाकिस्तान की फितरत ही ऐसी है, अपने घर में भले ही आग लगी हो लेकिन भारत की खुशहाली से जलने और मातम मनाने से पाकिस्तान कभी पीछे नहीं हटता। और एक बार फिर काशी की गंज शहीदा मस्जिद को लेकर पाकिस्तान अपने जहरीले प्रोपेगेंडा पर उतर आया है। पाकिस्तान के सदर जमहूरिया यानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने योगी के एक्शन पर अपना बेतुका बयान दे डाला। पाकिस्तानी राष्ट्रपति के ऑफिशियल एक्स हैंडल से कहा गया कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भारत में ऐतिहासिक मुस्लिम धार्मिक स्थलों के ध्वस्तीकरण और उन्हें दी जा रही कथित धमकियों पर गहरी चिंता व्यक्त की, जिनमें मस्जिद गंज शहीदा भी शामिल है, जिसे लगभग 1000 वर्ष पुरानी मस्जिद बताया गया है। अब सोचिए, एक मुल्क का राष्ट्रपति जिसके अपने घर को दाना, पानी और इज्जत नसीब नहीं हो रही, उसे भारत के मुसलमानों और मस्जिदों की ऐसी फिक्र क्यों है? ये समझने के लिए जरदारी मियां के बयान की अगली किस्त देखिए, जिससे इस नौटंकी का सारा माजरा आपको समझ आ जाएगा। दरअसल बयान में आगे धमकी दी गई है कि आसिफ अली जरदारी ने भारत से ऐसे कदमों को तुरंत रोकने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि इस प्रकार की कार्रवाई भारत के विघटन और स्थायी अराजकता का कारण बन सकती है। उन्होंने इन कार्रवाइयों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की, साथ ही अल्पसंख्यकों के अधिकारों और साझा सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। समझ रहे हैं आप, जिस मुल्क में खुद मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन बना बैठा हो, वहाँ के प्रेसिडेंट भारत के मुसलमानों की फिक्र में धुआं हो रहे हैं। पाकिस्तान का असली चेहरा भी हम बेनकाब करेंगे, लेकिन पहले जरदारी मियां के बयान पर भारत ने जो तमाचा लगाया है उसे देखिए। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जरदारी की ऊल जरूल बातों पर दो टूक कहा कि भारत पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा की गई निराधार टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है। किसी भी स्थिति में उन्हें भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार या औचित्य नहीं है। पाकिस्तान के मानवाधिकारों से जुड़े अत्यंत खराब रिकॉर्ड को देखते हुए ये टिप्पणियां विशेष रूप से हास्यास्पद हैं, जो स्वयं वैश्विक स्तर पर चर्चा और आलोचना का विषय रहा है। अलग अलग धर्मों के अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने और उन्हें पीड़ित करने का पाकिस्तान का लंबा इतिहास रहा है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क होते हुए भी अहमदिया मुसलमानों पर किस हद तक अत्याचार करता है। यहाँ तक कि उनकी मस्जिदों पर भी पाकिस्तान की सरकारें बुलडोजर चलाने से पीछे नहीं है। पिछले कुछ महीनों के आंकड़े बताते हैं कि इस्लामाबाद से लेकर लाहौर और कराची से लेकर बहावलपुर तक में मस्जिदों को गिराया गया। पाकिस्तान में करीब 400 से 500 मस्जिदों को मिट्टी में मिलाया गया है। पंजाब प्रांत के बहावल नगर जिले में अहमदिया समुदाय की करीब 50 साल पुरानी इबादत गाह को ध्वस्त किया गया और ये कार्रवाई कथित तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP जैसे कट्टरपंथी इस्लामिक ग्रुप के दबाव में हुई थी। यहाँ तक कि बकरीद के मौके पर भी पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों को त्यौहार मनाने और नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई थी। ये पाबंदी सिर्फ सार्वजनिक जगहों, मस्जिदों और इबादत गाहों में ईद मनाने पर नहीं लगी, बल्कि ऐलान किया गया था कि अहमदिया समुदाय घर के अंदर भी नमाज और कुर्बानी नहीं कर सकते। यानी जिस पाकिस्तान को इस्लामिक मुल्क होने का घमंड है, वहाँ भी अल्लाह को लेकर मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन है।
और जब ऐसे मुल्क का राष्ट्रपति भारत के मुसलमानों और मस्जिदों की बात करे तो हंसी तो आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाली एक और खबर देखिए। समंदर में भारत की ताकत अब 3 गुनी बढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को 3 ऐसे घातक और अत्याधुनिक युद्धपोत सौंपे जो समंदर में दुश्मन का नामो निशान मिटाने की ताकत रखते हैं। भारत की इस त्रिशक्ति से कैसे पाकिस्तान से लेकर चीन तक खलबली मच गई, देखिए इस रिपोर्ट में। बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना की दहाड़ अब और तेज हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक गार्डन रीच शिप बिल्डर से स्वदेशी तकनीक से बने 3 अत्याधुनिक युद्ध पोतों को नौसेना के बेड़े में शामिल कर दिया है। ये सिर्फ जहाजों का कमीशनिंग नहीं है, बल्कि समंदर में भारत की अजय शक्ति का वो शंखनाद है जिसने ड्रैगन यानी चीन और भुखमरी से जूझ रहे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है। इन तीनों युद्ध पोतों के एक साथ तैनात होने से हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में भारत की निगरानी क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। यही वजह है कि जिनपिंग और मुनीर के रणनीतिकारों में खलबली मची है। आईएनएस अग्रय, आईएनएस दूनागिरी और आईएनएस संशोधक, ये तीनों पोत भारत के 3 महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है। आइए आपको बताते हैं कि ये तीनों युद्धपोत कितने घातक क्यों हैं और दुश्मन इनसे क्यों कांप रहा है। इस बेड़े का सबसे पहला और सबसे खतरनाक योद्धा है आईएनएस दूनागिरी। ये जहाज अत्याधुनिक स्टील तकनीक से लैस है, यानी दुश्मन का रडार इसे आसानी से पकड़ नहीं पाएगा। ये चुपके से दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचा सकता है। आईएनएस दूनागिरी दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को ढोने और फायर करने में सक्षम है। ये मिसाइल जमीन से जमीन और जमीन से आसमान में बैठे दुश्मन तक को पलक झपकते ही मटिया मेट कर सकती है। इस त्रिशूल का दूसरा हिस्सा है आईएनएस संशोधक। ये भारत का चौथा सबसे बड़ा सर्वे वेसल यानी सर्वेक्षण पोत है, लेकिन इसे सिर्फ एक खोजी जहाज समझने की भूल दुश्मन को भारी पड़ेगी। ये तटीय क्षेत्रों और गहरे समंदर में जाकर हाइड्रोग्राफिक सर्वे करता है, यानी समुद्र के नीचे कहां पहाड़ है, कहां खाई है और कहां दुश्मन छिपा है, इसकी सटीक जानकारी जुटाता है। रक्षा और तकनीक क्षेत्रों में इसके द्वारा जुटाए गए आंकड़े भारतीय नौसेना को युद्ध के समय वो रणनीतिक बढ़त देंगे जिसका मुकाबला चीन का कोई भी जहाज नहीं कर पाएगा। इसे नौसेना का तीसरा नेत्र भी कहा जा रहा है। चीन की सबसे बड़ी ताकत उसकी पनडुब्बियां मानी जाती हैं, जिन्हें वह अक्सर हिंद महासागर में भेजता है। लेकिन चीन की इन पनडुब्बियों को कब्र में दफन करने के लिए आ गया है आईएनएस अग्रय। ये खास तौर पर उथले पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों का शिकार करने के लिए बनाया गया है। ये स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर, टारपीडो और भारत में ही विकसित अत्याधुनिक सोनार प्रणाली से लैस है। समंदर के नीचे छिपा दुश्मन चाहे जितनी चालाकी कर ले, आईएनएस अग्रय के सोनार से बच नहीं पाएगा। इन तीनों युद्ध पोतों की सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इन्हें भारत के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है और कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ने इसका निर्माण किया है, यानी ये पूरी तरह मेड इन इंडिया है। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की पहचान विश्व के बाजार बनने से नहीं है, मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है। भारत निर्माता बनना चाहता है और जिस दिन निर्माता होगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। इन जहाजों को बनाने में 75% से ज्यादा सामान भारत का ही इस्तेमाल हुआ है। इसके निर्माण में देश के 200 से ज्यादा छोटे और मध्यम उद्योगों ने हिस्सा लिया।
जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिला। साफ है कि अब भारत रक्षा के क्षेत्र में किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का नौसेना में शामिल होना इस बात का सबूत है कि नए भारत की समुद्री सीमाएं अब पूरी तरह सुरक्षित हैं। अब अगर चीन ने हिंद महासागर में कोई हिमाकत की या पाकिस्तान ने कोई साजिश रची तो समंदर के 3 सिकंदर उन्हें वहां जल्द समाधि दे देंगे। प्रधानमंत्री मोदी का यह कदम आत्मनिर्भर भारत की उस ताकत को दिखाता है जिससे आज पूरी दुनिया हैरान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली महाडील अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। ईरान की संसद के स्पीकर और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर गालिबाफ के नेतृत्व में ईरानी डेलीगेशन स्विट्जरलैंड पहुंच चुका है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी स्विट्जरलैंड पहुंच गए। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की एक हुंकार और खलीफा के रिएक्शन ने दुनिया को चौंका दिया है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या ईरान और अमेरिका के बीच महीनों से चली आ रही तनातनी अब खत्म होने जा रही है? क्या होर्मुज स्ट्रेट पर मंडरा रहा संकट टल सकता है? और क्या एक नई शांति डील की दिशा में दोनों देश निर्णायक कदम बढ़ा चुके हैं? इन्हीं सवालों के बीच ईरान का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल स्विट्जरलैंड पहुंच चुका है, जबकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के भी वार्ता में शामिल होने की खबरें हैं। एक तरफ जहां स्विट्जरलैंड में शांति की मेज सज चुकी है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान की दादागिरी अब नहीं चलेगी। ट्रंप ने दो टूक कहा है कि होर्मुज में किसी भी कीमत पर कोई टोल या टैक्स बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुनिया के इस सबसे अहम समुद्री रास्ते की सील खुलनी तय है। अगर ईरान इस रास्ते को रोकने या अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर टैक्स लगाने की कोशिश करेगा तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इस पूरी डील के सूत्रधार बने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने स्विट्जरलैंड पहुंचते ही साफ कर दिया कि अमेरिकी प्रशासन का फोकस मुख्य रूप से दो बड़े मुद्दों पर है। पहला ईरान का परमाणु कार्यक्रम और दूसरा लेबनान में परमानेंट सीज फायर। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब पिछले दिनों सीज फायर टूटने के बाद वेंस ने अपने सबसे पक्के दोस्त इजराइल को बेहद सख्त लहजे में चेतावनी दे डाली। जेडी वेंस ने नेतन्याहू से सीधे शब्दों में कहा। वेंस का यह बयान साफ करता है कि अमेरिका अब इस युद्ध को हर कीमत पर रोकना चाहता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस बार दोनों देश समझौते की मेज पर कैसे आए। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इसी साल अप्रैल 2026 में हुई इस्लामाबाद वार्ता बुरी तरह फेल हो गई। तब 3 बड़े पेच फंसे थे। पहला, अमेरिका चाहता था कि ईरान अपनी मिसाइल और न्यूक्लियर गतिविधियों को पूरी तरह बंद करे, जबकि ईरान आर्थिक प्रतिबंध हटाने की जिद पर अड़ा था। दूसरा, अमेरिका ईरान द्वारा समर्थित प्रॉक्सी ग्रुप जैसे हिजबुल्लाह और हुतियों की फंडिंग बंद करना चाहता था। और तीसरा, ईरान अपने परमाणु ठिकानों की अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए तैयार नहीं था।